अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आई होप आप सब लोग ठीक हैं। आज हम लोग चैप्टर नंबर 15 का लेक्चर नंबर 11 पढ़ेंगे और आज का जो हमारा टॉपिक है बैक मोटर इफेक्ट इन जनरेटर्स। तो ये जो बच्चों हमारा आज का टॉपिक है ये एक्चुअली जनरेटर्स वाला जो टॉपिक्स हमने स्टार्ट किए हुए हैं, जिसमें एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर हमने पढ़ा। उन्हीं की एक ये उन्हीं का एक पार्ट है। जनरेटर जो है उसके अंदर एक इफ़ेक्ट होता है जिसको बैक मोटर इफ़ेक्ट कहते हैं, जिसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे और इसको अंडरस्टैंड करेंगे। तो जनरेटर सीरीज़ में ही आप समझ लें कि जो जनरेटर वाला टॉपिक है वही अगर उसको एक्सटेंड करें तो उसी में अभी हम हैं और उसी की ये एक लास्ट जो एक इफ़ेक्ट है इसी को हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है बच्चों, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो जो बैक मोटर इफेक्ट है ये लॉन्ग क्वेश्चन तो नहीं है, ये जस्ट एक ऐसा पैराग्राफ है, शॉर्ट पैराग्राफ, जिसमें हम लोग इसको अंडरस्टैंड करें ताकि अगर हमें कोई एमसीक्यूज़ या अगर हमसे कोई शॉर्ट क्वेश्चंस पूछते हैं तो हम उनको आंसर कर सकें। और उसके बाद जो आपके कंपैरेटिव एग्ज़ाम्स हैं एमडी कैट और ई कैट, जब उसमें जाते हैं तो उसके लिए भी फिर हमें ज़रूरी है कि हमें इस इफ़ेक्ट का पता हो ताकि हमारी जो तैयारी है वो इसके लिए अच्छी सी हो। तो स्टार्ट करते हैं जो आज का टॉपिक। हमारा आज का लेक्चर जो है वो इतना लेंथी नहीं होगा, ये जस्ट 10 to 15 मिनट्स तक हम इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे। आप लोग भी इस वीडियो को देखें, इस लेक्चर को अंडरस्टैंड करें, तो आप लोग ज़रूर इसको एक ही टाइम में अंडरस्टैंड करें, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है, मैथमेटिक्स नहीं है डायरेक्ट। इसमें हम जो है वो अंडरस्टैंड करेंगे एक चीज़ को और जो इसको जो है अच्छी तरह से समझें और देन यू कैन आंसर एनी एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस टॉपिक। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों हमारा आज का टॉपिक। और बैक मोटर इफेक्ट इन जनरेटर, ऑलरेडी मैंने कुछ यहाँ पे स्कीमेटिक डायग्राम्स जो है वो रहने दी हैं, ये हमारे पिछले लेक्चर से हैं और उन्हीं को मैं जो है वो यूज़ करता हूँ। ये हमारे पास ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर की एक डायग्राम है और ये हमारे पास डायरेक्ट करंट जनरेटर की एक डायग्राम है। और आप देख सकते हैं कि दोनों की जो कंस्ट्रक्शन है वो ऑलमोस्ट सेम है और उसमें हमारे पास स्लिप रिंग्स हैं, इसमें हमारे पास स्प्लिट रिंग्स हैं। एनीवे, आज के हमारे इस टॉपिक में इन रिंग्स के हवाले से हम बात नहीं करेंगे। देखिए बच्चों, जब हम किसी भी जो जनरेटर है वो जब ऑपरेट होता है या फंक्शनल होता है तो किसी भी जनरेटर में, एसी में या डीसी में, वी नीड मैकेनिकल सोर्स, वी नीड मैकेनिकल एनर्जी टू कन्वर्ट। बेसिकली जनरेटर कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और मैकेनिकल एनर्जी के लिए वी नीड मैकेनिकल सोर्स। अब जो मैकेनिकल सोर्सेज हैं दैट कैन बी डिफरेंट। उसमें जो डैम्स हैं जिसमें वाटर है, जिसके अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, उस वाटर को जब हम गिराते हैं बड़ी बड़ी सी टर्बाइंस के ऊपर, तो वो जो टर्बाइंस हैं वो रोटेट करती हैं, दैट जनरेट्स रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। और फिर उस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को हम लोग टर्बाइंस जो मतलब जो घूमती हैं, जब वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी पैदा होती है तो उससे फिर टर्बाइंस को फिर हम इन कॉइल्स के साथ कनेक्ट करते हैं, तो मतलब उससे जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाती है इसमें मतलब एज ए मैकेनिकल एनर्जी इस कॉइल के लिए, और फिर वो एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है ड्यू टू रोटेशन ऑफ द कॉइल। और जो रोटेशन है कॉइल की, दैट ओबेज और फॉलोज फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, चेंज इन फ्लक्स होता है और फिर उससे ये ईएमएफ क्रिएट होती है और फिर इंड्यूस्ड करंट क्रिएट होता है। ऑलराइट, तो मैकेनिकल एनर्जी के लिए हमारे पास मैकेनिकल सोर्स होता है और जो आउटपुट पे हमारे लिए जो है वो लोड होता है। लोड जो है लोड हम वर्ड यूज़ करते हैं, दैट मीन्स लोड मीन्स अ डिवाइस दैट कंज्यूम्स इलेक्ट्रिक एनर्जी और दैट यूजेज इलेक्ट्रिक एनर्जी। जो इलेक्ट्रिक एनर्जी किसी कॉइल में जनरेट होती है, जो पैदा होगी इलेक्ट्रिक करंट की फॉर्म में, उसको फिर हम लोड के लिए जो है वो लोड के लिए यूज़ करते हैं। तो लोड पे जो है वो इलेक्ट्रिक करंट कम भी यूज़ हो सकता है, लोड पे इलेक्ट्रिक करंट जो है वो ज़्यादा भी यूज़ हो सकता है, दैट डिपेंड्स। अगर आप लोड पे एक लो पावर बल्ब यूज़ करते हैं तो दैट नीड्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट, बहुत थोड़ी एनर्जी चाहिए उसके लिए, तो उसके लिए भी बहुत थोड़ा सा करंट ड्रॉ होगा और जो मैकेनिकल एनर्जी सोर्स से जो एनर्जी मिलेगी वो भी फिर कम होगी। लेकिन अगर लोड में हम कोई ऐसा हैवी डिवाइस यूज़ करते हैं जो बहुत ज़्यादा करंट को यूज़ करता है, तो उसके लिए फिर हमें इस कॉइल से भी हैवी करंट ड्रॉ करना पड़ेगा और फिर उसके लिए जो मैकेनिकल एनर्जी सोर्स है उसकी जो एनर्जी होगी, जो यहाँ से वो एनर्जी प्रोवाइड करेगा, वो एनर्जी भी ज़्यादा होगी। राइट, सो इट डिपेंड्स ऑन लोड हाउ मच करंट फ्लोज इन दिस कॉइल। जनरेटर की कॉइल में कितना करंट फ्लो करेगा ये डिपेंड करता है लोड पर। अगर लोड को ज़्यादा ज़रूरत है करंट की तो इट विल जनरेट मोर करंट और उसके लिए फिर मैकेनिकल एनर्जी ज़्यादा
कंज्यूम होगी। बहरहाल ये इफेक्ट जो इसमें करंट जो है, यहाँ पे इस बात को मैं सारी बात को यहाँ पे इकट्ठा करता हूँ कि मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है, लेकिन बीच में जो कॉइल्स हैं, इन कॉइल या आर्मेचर जो होती है किसी भी जनरेटर की, इस आर्मेचर या कॉइल में जो करंट होता है, राइट, तो वो करंट जो है दैट कैन बी अ वेरी स्मॉल करंट, दैट कैन बी अ वेरी लार्ज करंट। इसी करंट से रिलेटेड जो है, जो हमारा आज की टॉपिक की डिस्कशन है, वो एक्चुअली इसी करंट से रिलेटेड है, और यही करंट जो है इसी की वजह से ये जो इफेक्ट है वो क्रिएट होता है। अब अगर इसकी जो डिस्कशन करें हम बैक मोटर इफेक्ट की, तो लेट्स से कि ये हमारे पास जो है ये कॉइल है एसी या डीसी जनरेटर की, जिसकी भी हम चाहें इसमें ले सकते हैं, ज़ूम कर सकते हैं, और ये हमारे पास कॉइल है, और इस कॉइल में लेट्स से कि ये हमारे पास जो है यहाँ पर एक सोर्स है जो इसको रोटेट करवाएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, राइट, लेट्स से कि ये इस तरह से, और इस कॉइल की ये साइड्स हैं ए बी सी डी साइड्स, और ये है इस कॉइल के एक्सिस ऑफ रोटेशन। फिर इस कॉइल के साथ हम लोग जो है वो एसी हो या डीसी हो, फिर इसके साथ हम लोग इसको कनेक्ट कर देते हैं लोड को। यहाँ पर जो है लोड कनेक्टेड है, और जो इस लोड जो है इसमें जो भी करंट प्रोड्यूस होगा, जनरेट होगा इस कॉइल के अंदर, वो इस लोड पे जाकर यूज़ होगा। ये जस्ट मैंने एज ए सिंबल जो है वो ड्रॉ किए हैं कि यहाँ से करंट जाएगा। अब जो हमारा फोकस है, जो हमारा पॉइंट है, जो हमारा टॉपिक है, या जो बैक मोटर इफेक्ट है, उसका ताल्लुक जो इस कॉइल में कॉइल के अंदर फ्लो होने वाले करंट से है, राइट। ये हमारे पास कॉइल है, यही वाली कॉइल्स मैंने जो है वो ली है। अब ये जो इफेक्ट है एक्चुअली जो बैक मोटर इफेक्ट है, उसका ताल्लुक इस करंट से है। तो लेट्स से जो इस कॉइल के अंदर जो करंट है दैट इज़ आई, दिस करंट कैन बी अ स्मॉल वन, दिस करंट कैन बी अ लार्ज वन, ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो जब इसमें करंट फ्लो करेगा, तो यहाँ पर जो एक फिनोमिना हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर 14 के लेक्चर 2-3 में, कि ये जो कॉइल है ए बी सी डी, इस कॉइल ए बी सी डी की एक्चुअली 4 साइड्स हैं, और उसमें जो है वो ए बी साइड, बी सी साइड, सी डी और डी ए साइड्स। तो अगर लेट्स से आई एज्यूम कि इसकी जो साइड ए बी है, इस साइड की जो लेंथ है वो एल है, और इसमें आई करंट जो है वो फ्लो कर रहा है, और यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड भी मौजूद है। लेट्स से यहाँ पे मैं मैग्नेटिक फील्ड को जो है वो शो कर देता हूँ इस तरह से। ये एक मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी स्ट्रेंथ बी है, जो पास कर रहा है। तो जो ये हमने पढ़ा था कि जब कोई कंडक्टर जो है किसी कंडक्टर को हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करें और उस कंडक्टर में से करंट को पास करवाएं, तो उस कंडक्टर के ऊपर एक फोर्स लगती है, राइट। तो ये चीज़ हमने एक्चुअली पढ़ी थी, फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, force acting on a current carrying conductor placed in a uniform magnetic field। ये टॉपिक आप लोग चैप्टर नंबर 14 के 2 या 3 टॉपिक पे जाके, लेक्चर पे जाके आप इसको वहाँ से देख सकते हैं, और इस टॉपिक को आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसका लिंक भी मैं दे देता हूँ कमेंट्स में, ताकि आप डायरेक्ट वहाँ जाके इसको समझ सकें। इस टॉपिक में जो ये है कि जब कोई कंडक्टर जो है, लेट्स से ये ए बी जो है, ये कंडक्टर है, इस कॉइल की जो साइड है, ये इस मैग्नेटिक फील्ड बी में जो है वो पड़ा है। तो जब इसमें से करंट आई पास करेगा, तो करंट आई पास करने की वजह से इस पर एक फ़ोर्स लगेगी, और उस फोर्स की जो डायरेक्शन है वो हम लोग राइट हैंड रूल यूज़ करके फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पर मैं वो रूल यूज़ करूँ, तो वो रूल अप्लाई होगा इस कंडक्टर की साइड ए बी और साइड सी डी पर, और ये जो दोनों साइड्स हैं, इन दोनों साइड्स पर जो है वो फोर्स नहीं लगेगी। उसकी अभी मैं बाद में बात करता हूँ। तो पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इस कॉइल की ये जो साइड है ए बी, इस पर फोर्स लगेगी, और सी डी साइड पर फोर्स लगेगी। वो किस तरह से, अगर जो मैं राइट हैंड रूल यूज़ करूँ, तो वो जो फोर्स होगी जो इस साइड पे लगेगी, उस फोर्स का जो फार्मूला होता है दैट इज़ आई टाइम्स एल क्रॉस बी। अब इसमें एल जो है दैट इज़ द डायरेक्शन ऑफ लेंथ ऑफ कंडक्टर, बी मैग्नेटिक फील्ड, एफ फोर्स। तो इसके मुताबिक अगर मैं राइट हैंड यूज़ करूँ, तो उस राइट हैंड में जो मेरा थंब होगा दैट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ एल और इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, राइट। तो करंट जो है वो डाउनवर्ड है इस कॉइल में, इस यहाँ पर ए से बी की तरफ,
और मेरा थंब नीचे की तरफ मैंने कर दिया, ए से बी की तरफ। फिंगर्स मेरी जो हैं ये मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मैंने बना ली अलॉन्ग बी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो फोर्स जनरेट होगी वो होगी आउट ऑफ द प्लेन, राइट, इन द डायरेक्शन ऑफ पाम। तो ये जो फोर्स लगेगी इस साइड ए बी पर, इस फोर्स की जो डायरेक्शन बनेगी दैट विल बी आउट ऑफ द प्लेन। उसको मैं ये डॉट लगा कर रिप्रेजेंट करता हूँ, एक एरो बनाता हूँ। दैट मीन्स कि यहाँ पर जो फोर्स है एफ दैट इज़ एक्टिंग आउट ऑफ द प्लेन, यहाँ से बाहर की तरफ आएगी अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल। फिर से एक बार, अगर करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, फिंगर्स मेरी बी की तरफ हैं, तो ये फोर्स जो है ये जो एक्ट करेगी इन द डायरेक्शन ऑफ पाम, और वो जो डायरेक्शन बन रही है दैट डायरेक्शन इज़ एक्चुअली आउट ऑफ द प्लेन, राइट। अब दूसरी तरफ आ जाए, अगर सी डी साइड की तरफ मैं आ जाऊँ और यहाँ पे अगर ये राइट हैंड रूल अप्लाई करूँ और अपने थंब को मैं रखूँ करंट की डायरेक्शन में और फिंगर्स को बी की डायरेक्शन में रखूँ, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो फोर्स की डायरेक्शन बन रही है दैट इज़ इन टू द प्लेन, राइट, इन टू द प्लेन। तो इन टू द प्लेन के लिए हम क्रॉस जो है वो यूज़ करते हैं, और क्रॉस मीन्स इन टू द प्लेन। और इस फोर्स की जो डायरेक्शन होगी उसको इस एरो से मैं शो करता हूँ, दैट इज़ इन टू द प्लेन। तो ये जो दोनों फोर्सेस पैदा हुई हैं अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन एंड अकॉर्डिंग टू दिस टॉपिक, ये जो फोर्स क्रिएट हुई हैं ये दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है क्योंकि आई सेम है, एल सेम है, बी सेम है, लेकिन इन दोनों फोर्सेस की जो डायरेक्शन है दैट इज़ ओपोजिट, राइट। अगर ये फोर्स F1 है और ये F2 है तो बोथ आर एक्टिंग इन ओपोजिट वे, लाइक ये फोर्स जो है आउट ऑफ द प्लेन है और ये फोर्स जो है वो इन टू द प्लेन है। सो दीज टू फोर्सेज आर एक्टिंग इन ओपोजिट डायरेक्शन। अच्छा, जो मैंने जैसे कहा कि ये जो डी ए साइड है और जो बी सी साइड है, इस साइड में करंट की डायरेक्शन इस तरह है कि ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो है वो राइट हैंड रूल नहीं बना रही, ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल है। यानी जब एल और बी दोनों पैरेलल हो जाएंगे तो उनके ऊपर लगने वाली जो मैग्नेटिक फोर्स है वो ज़ीरो होगी। अगर इस रिलेशन के मुताबिक मैं देखूँ तो आई इंटू एल इंटू बी साइन थीटा, और यहाँ पे थीटा जो है वो या तो ज़ीरो हो सकता है या फिर ये थीटा जो है वो 180 हो सकता है। तो दोनों सिचुएशंस में ये जो फोर्स होगी ये ज़ीरो होगी। मींस के ये जो साइड्स हैं इस कॉइल की, ये बी सी और डी ए, ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल या एंटी पैरेलल हैं। सो दे मेक्स आइदर 0 और 180 डिग्री। सो कोई फोर्स नहीं एक्ट करेगी डी ए और बी सी साइड पर, कॉइल की इस साइड पर जो है वो कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगी। तो इस कॉइल की दो साइड्स पे फोर्स एक्ट करेगी, ए बी और सी डी। और वो फोर्स जो है वो आपको मैंने राइट हैंड रूल से एक्सप्लेन की है कि यहाँ पर उस फोर्स की डायरेक्शन आउट ऑफ द प्लेन और यहाँ पर उस फोर्स की डायरेक्शन इनटू द प्लेन। तो अब क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा इस चीज़ का कि ये दोनों फोर्सेस जो है ओपोजिट एक्ट कर रही हैं। रिजल्ट इस चीज़ का ये निकलेगा कि एक टॉर्क प्रोड्यूस होगा, राइट, एक रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, और वो जो रोटेशनल इफेक्ट होगा इस कॉइल में, वो रोटेशनल इफेक्ट इस साइड ए बी से डी सी की तरफ होगा अकॉर्डिंग टू गिवन सिचुएशन। तो इस ये जो टॉर्क या ये जो टर्निंग इफेक्ट या ये जो रोटेशनल इफेक्ट पैदा होगा ए बी से सी डी की तरफ, दैट रोटेशनल इफेक्ट इन द कॉइल ऑफ जनरेटर इज नोन एज बैक मोटर इफेक्ट इन जनरेटर्स। इसको हम जो कहते हैं बैक मोटर इफेक्ट। ऑलराइट, अब जिसमें जो वर्ड आया है मोटर का, तो ये हम लोग डीसी मोटर में पढ़ेंगे कि जो मोटर होती है, जो उसमें मोटर में जो है ये चीज़ होती है कि जब किसी कॉइल को हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख के और उसमें कॉइल में करंट पास करवाते हैं, तो करंट के फ्लो की वजह से यही सिचुएशन बनती है कि वो कॉइल के ऊपर दो इक्वल और अपोजिट फोर्सेस लगती हैं, तो वो उसको रोटेट करवा देती हैं। तो ये जो रोटेशनल इफेक्ट आता है करंट की वजह से, दैट इज़ कॉल्ड मोटर इफेक्ट, राइट। तो चूँकि ये जनरेटर के अंदर हम लोग स्टडी कर रहे हैं, ये सारा कुछ जनरेटर के अंदर हो रहा है, तो जनरेटर में ये हो रहा है, तो दैट इज़ वाई वी से दिस इज़ बैक मोटर इफेक्ट इन जनरेटर। है तो ये जनरेटर, हम लोग इस कॉइल को खुद से रोटेट करते हैं और उसके अंदर ये जो करंट का फ्लो है, उस करंट के फ्लो की वजह से एक्चुअली ये सिचुएशन पैदा हो जाती है। और इसमें जो आपने दूसरी चीज़ जो है वो नोटिस ये करनी है कि ये जो रोटेशनल इफेक्ट पैदा हुआ है इस कॉइल के अंदर, ये रोटेशनल इफेक्ट जो है वो गिवन डायरेक्शन के ओपोजिट हुआ है, ठीक है। जो गिवन डायरेक्शन थी वो इसकी क्लॉकवाइज थी, जो हमने इस कॉइल को रोटेट किया है, इसको रोटेट करने की जो डायरेक्शन थी हमारी वो क्लॉकवाइज थी, और ये जो रोटेशनल इफेक्ट पैदा हुआ है वो इसके ओपोजिट पैदा हुआ है। ये ब्लैक एरो और ब्लू एरो से जो है इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, या लेट्स से इसको मैं रेड एरो से शो करता हूँ, ज़्यादा अच्छा विजिबल हो जाए।
तो ये देखें आप लोग कि ये दोनों एरोज जो हैं ये ऑपोजिट हैं, मतलब हमने इस कॉइल को रोटेट किया क्लॉकवाइज, हमने इसकी रोटेशन क्लॉकवाइज रखी मैकेनिकल एनर्जी से, सोर्स से, लेकिन इसके अंदर जो बैक मोटर इफेक्ट क्रिएट हुआ वो एंटी क्लॉकवाइज या उसके ऑपोजिट होगा, राइट। ये चीज़ जो है ये आप लोग नोटिस करें, ये आप लोग देखेंगे इसमें ये होता है कि हम इस कॉइल को क्लॉकवाइज रोटेट करवाते हैं तो वो जो बैक मोटर इफेक्ट है वो एंटी क्लॉकवाइज या ऑपोजिट वे में जनरेट होता है। तो इस वजह से भी इसको हम बैक का वर्ड इसके साथ लगाते हैं, बिकॉज इट मतलब अपोजेस द गिवन मैकेनिकल एनर्जी। तो ये जो अफेक्ट होता है किसी भी जनरेटर के अंदर, दैट इज़ कॉल्ड बैक मोटर इफेक्ट, ठीक है जी। और ये ऑपोजिट होगा हमेशा, अगर हम इस कॉइल को क्लॉकवाइज रोटेट करवाते हैं तो बैक मोटर इफेक्ट एंटी क्लॉकवाइज होगा, अगर हम इस कॉइल को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाते हैं तो बैक मोटर इफेक्ट जो है वो क्लॉकवाइज होगा। तो इट विल ऑलवेज अपोज द रोटेशन ऑफ कॉइल, ठीक है। और इससे फिर क्या होगा, इससे ये किसी भी जनरेटर के अंदर होगा, लाजमी होगा, इसको हम ख़त्म नहीं कर सकते, बैक मोटर इफेक्ट को हम नहीं रिमूव कर सकते, ये होगा बल्कि मतलब हर जनरेटर के अंदर। तो इसकी वजह से अब इसमें इसका नुकसान ये है कि बैक मोटर इफेक्ट की वजह से वी नीड मोर मैकेनिकल एनर्जी टू रोटेट द कॉइल। अब चूँकि एक बैक रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ है, तो उस बैक रोटेशनल इफेक्ट की वजह से हमें ज़्यादा मैकेनिकल एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी इस कॉइल को रोटेट करने के लिए। सो दैट इज़ अ ड्रॉबैक, आप कह लें इसको, ये एक ड्रॉबैक है जनरेटर में। वी नीड मोर मैकेनिकल एनर्जी बिकॉज ऑफ दिस रीज़न, ठीक है। ये क्वेश्चन हो सकता है कि वाई वी नीड मोर मैकेनिकल एनर्जी टू रोटेट द कॉइल और रोटेट द आर्मेचर इन अ जनरेटर। सो दैट इज़ बिकॉज ऑफ बैक मोटर इफेक्ट क्रिएटेड और जनरेटेड इन द AC और DC जनरेटर। तो इस वजह से हमें ज़्यादा एनर्जी जो है वो कंज्यूम करना पड़ती है। बहरहाल इस इफेक्ट को हम कहते हैं बैक मोटर इफेक्ट इन जनरेटर्स। तो बैक मोटर इफेक्ट जो है ये जो डिपेंड करता है करंट पे, जितना करंट ज़्यादा होगा उतना बैक मोटर इफेक्ट कम होगा। तो अगर ये जो लोड है, अगर इसके हवाले से हम बात करें कि लोड जो है उसका बैक मोटर इफेक्ट पे क्या मतलब कि इफेक्ट होगा, तो हम ये कहेंगे कि अगर ये लोड नहीं है या ये लोड कम है या कम एनर्जी है, तो उसका मतलब है कि लोड कम है अगर, तो उस कॉइल के अंदर जो करंट है वो भी कम होगा, और जितना करंट कम होगा उतना बैक मोटर इफेक्ट भी कम होगा। और ये लोड जितनी ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा, जितना ज़्यादा करंट लेगा, इस कॉइल के अंदर भी करंट उतना ज़्यादा जनरेट होगा, और जितना ज़्यादा करंट इस कॉइल के अंदर जनरेट होगा, इसका मतलब है कि बैक मोटर इफेक्ट भी उतना ज़्यादा हो जाएगा। So back motor effect basically depends on current and current depends on load. तो दूसरे लफ्ज़ों में जो बैक मोटर इफेक्ट है that depends on load. Greater is the load, greater is the back motor effect in generator. Smaller is the load, smaller is the back motor effect in generators. तो इस हवाले से भी आपने इसको याद रखना है। ऑलराइट बच्चों, तो ये हमारा आज का टॉपिक इतना लेंथी टॉपिक नहीं है। सो ये जो मेन आइडिया था, जो इसका कॉन्सेप्ट था बैक मोटर इफेक्ट का, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। दैट इज़ बेसिकली अ टॉर्क और रोटेशनल इफेक्ट दैट अपोजेस द गिवन मैकेनिकल एनर्जी। आई होप कि आप इसको जो अंडरस्टैंड कर गए हैं। इन केस कि आपको कोई कन्फ्यूजन है, आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, तो उसको कमेंट सेक्शन में लिख दें या डायरेक्ट मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दें। दैट इज़ गिवन इन अबाउट सेक्शन, ठीक है, मेरा नंबर, तो वहाँ पे सेंड करें। देन आई विल ट्राई टू आंसर दैट क्वेश्चन। ऑलराइट जी, इसको अच्छा से अंडरस्टैंड करें और इसको MCQ और शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर करें। आपसे जो मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर नंबर 12 में, दैट विल बी DC मोटर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें बच्चों, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।